नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अब हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हम सब देशवासी उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम जीवन शैली में विशेष रूप से 2 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हें गौरव प्राप्त है कि ये सबसे अधिक बार जो है उत्तराखंड की ओर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और साथ ही ये पहले जब संयुक्त यूपी हुआ करता था तो उत्तराखंड की ओर से इन्होंने राष्ट्रीय टीम का ये हिस्सा बने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र की जिला अधिकारी मुन्नी टोलिया जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने की, हर घर तिरंगा, आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टोलिया जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपका ये जो नेहरू युवा केंद्र है, इसके माध्यम से आप लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि युवाओं के बीच ये कितना महत्वपूर्ण है जो हम आज़ादी की बात करते हैं या आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने की बात करते हैं या हर घर तिरंगा का जो संकल्प है उसकी बात करते हैं। हाँ, अत्यंत हर्ष का विषय है ये जी कि आज पूरा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वें वर्षगांठ पे जी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस है कि हर घर में इस दौरान एक तो तिरंगा लहराएं और आज़ाद भारत के लिए जिन महान विभूतियों ने देश के लिए कुर्बान किया है या अपना योगदान दिया, उनको याद करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो इसी को लेकर नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी जो लगातार गांव स्तर पर हमारे युवा मंडल बने हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग गांव जाकर के हर एक आदमी के हर एक जनमानस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 13 से 15 तारीख में हर घर झंडा फहराएं। जी, 13 से 15 के बीच में ये संकल्प है आप लोगों का। तो जन जागरण अभी से हमारा चल रहा है लगातार गांव में, विकासखंड स्तर पर सभी जगह युवा मंडलों के सदस्यों से, हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, कुछ कोविड वॉलंटियर्स हैं, उन्हीं को लेके हम लोग साथ चल रहे हैं और जन जागरण अभियान चला रहे हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों को। जी, काफ़ी उत्साह है। अभी हमने 6 तारीख को विकासखंड विकासनगर में एक गोष्ठी की थी, लगभग 100 लोग आए और इतना उत्साह था कि रैली के लिए लगभग 2-3 किलोमीटर आगे तक चले। उसमें मिस्टर टंडन जी हैं, उनको भी आमंत्रित किया, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं। तो उनके द्वारा भी फ्लैग के साथ लगभग काफ़ी बुजुर्ग हैं, आगे तक चले। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक तरह से न केवल ये हमारे पास में अवसर है कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें, बल्कि ये अवसर भी है कि हम उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जिन्होंने बलिदान दिया है हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए, उनको याद भी करें। देवेंद्र जी, खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, आप खेल जगत से जुड़े रहे हैं और इतने लंबे समय का आपका अनुभव है, आप खेलों से जुड़े रहे, खिलाड़ियों के आप संपर्क में रहे। एक जो खेल भावना होती है, उसको हमेशा कहा जाता है कि हर चीज़ को आप खेल भावना से देखिए। जो खेल भावना है, उसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के अंदर जो जोश होता है, और जब मैं आपसे पूछूं कि टीम इंडिया की जर्सी पहनने के बाद में कैसी फीलिंग आती है, किस तरह का देश प्रेम झलकता है? जी, धन्यवाद पहले तो आप दूरदर्शन का और आपका कि आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया जी। और जहाँ बात आप देशभक्ति की और खिलाड़ियों की है, खिलाड़ी तो हमेशा देशभक्त रहा है जी। और उसने हमेशा जहाँ भी वो रिप्रेजेंट, जो हमारा भारतीय टीम का अगर खिलाड़ी आप देखते हैं विदेशों में खेलने जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसको तिरंगा दिखता है। वो उसका मेन मोटो ये होता है कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए मुझे अपने पूरे जी जान से, अपनी मेहनत से इस तिरंगा को यहाँ फहराना है। और आज आप देख ही रहे होंगे जो अभी गेम्स चल रहे हैं बर्मिंगटन में कि हमारे देश के आज
कितने मेडल्स आ गए जी। हैं। और वो जो जब तिरंगा चलता है तो वो रोंगटे खड़े करने वाला पल, एक जज्बा हम ही को नहीं, पूरे हमारे देश के इवन जितने लोग उसे देखते हैं तो वो एक झकझोर करने वाला एक पल होता है। रो पड़ते हैं। हाँ, वो रोने वाला एक ऐसा पल होता है। वो तो रोता ही रोता है जो दूसरा देखता है जब हमारा राष्ट्रगान और तिरंगा जब ऊपर जाता है, तो वो एक अपने आप में एक अनूठा पल है। उसको वो मतलब जीवन भर याद करने वाली चीज़ है। तो निश्चित तौर पे वो तो देशभक्ति तो खिलाड़ियों में होती ही होती है, लेकिन अभी जो भावना लोगों के अंदर पैदा हुई, देश के अंदर जो एक माहौल बना है, हर घर तिरंगा, और आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ में हम लोग आज मना रहे हैं इसे। तो पहले तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि झंडा फहराना है, लेकिन आज जो भावना जगी है देश के हर युवा पीढ़ी के अंदर, एक उनके अंदर एक मतलब एक वो आया दिल के अंदर, एक देशभक्ति जो आई है, तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर पे तिरंगा फहराऊं। एक देशभक्ति लोगों तक हम अपनी देशभक्ति उजागर करें, हमारे अंदर से दिल से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो निश्चित ही तो ये मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं हिंदुस्तान में। ये भारत सरकार ने इतना अच्छा अनूठा कदम ये लिया है, एक देशभक्ति की भावना हर घर पे जगाई है। तो ये आने वाले समय के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हमारा एक संदेश होगा। जी, तो एक संदेश है आने वाली पीढ़ियों के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि समय बदलता दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है, और ये जो देश प्रेम की भावना है, एक ऐसा माहौल सा खड़ा हो गया है कि हर घर तिरंगा, तो हर व्यक्ति उस संकल्प से अपने आप को जोड़कर देख रहा है और हर व्यक्ति इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र की जब हम बात करते हैं, आप लोग नेहरू युवा केंद्र से संबंधित हैं, जिला अधिकारी हैं आप, तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आप लोगों पर, क्योंकि युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत में आप लोग कार्य करते हैं, तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ जाती है कि युवाओं को प्रेरित करना, उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करना, उनको खेलों और अन्य चीज़ों से जोड़ना, जो कि रचनात्मक गतिविधियां हैं उनसे जोड़ना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। तो नेहरू युवा केंद्र किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है? जी, नेहरू युवा केंद्र का जो दायित्व मिला है कि हर घर तक जनजागरण अभियान चलाएं, इसके लिए हमारे राज्य निदेशक महोदय लगातार सभी जिलों में युवाओं से और ग्राम में जा करके जनजागरण अभियान हमारे साथ कर रहे हैं। 6 तारीख को अभी विकासनगर में मेरे साथ थे, इसके अलावा 7 को हरिद्वार में थे, 8 को उधम सिंह नगर और 9 को अल्मोड़ा में। इस तरह से कौसानी होके बागेश्वर तक उनका कार्यक्रम लगातार चलता रह रहा है। वो इसीलिए कि नेहरू युवा केंद्र के जिले में जो अधिकारी हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए और युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए वो स्वयं भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और नेहरू युवा केंद्र का जो कार्यक्रम है युवा क्लब विकास, जो कि 15 अगस्त तक कंप्लीट करना हमने, उसको भी जोड़ के हमने हर घर तिरंगा में ही लोगों को जनजागरण का कार्यक्रम चलाया है। एक अभियान के रूप में हमारे यूथ वॉलंटियर और जो नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर हैं सभी और यूथ क्लब के पदाधिकारी हैं, आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और लक्ष्य दिया गया है, जैसे देहरादून की बात करूं मैं, लगभग 71,000 का लक्ष्य है कि 71,000 घरों तक जनजागरण NYK देहरादून करेगा। कि जो नेहरू युवा केंद्र द्वारा 351 यूथ क्लब गठन जो हुए हैं, उसी के आधार पर एक क्लब 200 गाँव को, 200 परिवार को जनजागरण अभियान चलाएगा। तो इसी हिसाब से 71 लक्ष्य दिया है। हम अवश्य इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि लगभग 52,000 आज तक का हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है, तो 15 तक जरूर हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, 71,000 का लक्ष्य है आपके पास में। जब आप लोग जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? लोग किस तरह से इस भावना को ले रहे हैं? लोग सभी जगह देखने को आ रहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और चाहे रैली कर रहे हैं हम, चाहे गोष्ठी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की संख्या है। और बस झंडे की उसमें है कि हमें झंडा यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र द्वारा केवल जनजागरण अभियान चलाया जा रहा, झंडे तो ग्राम सभा के द्वारा उनको पहुँचाया जाएगा। और सभी खुशी से उन वीर शहीदों को और उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं कि मतलब जिन्होंने आज आज़ादी में हमें जीने का
समय दिया है जी, मौका दिया जी, मौका दिया है जी। बहुत अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़कर इस संकल्प में भाग ले रहे हैं, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, ग्राम सभाओं के द्वारा जो है झंडे प्रदत्त किए जा रहे हैं लोगों को, ताकि आप अपने घरों पर उन झंडों का रोहण कर सकें। और इसके साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में तक ये व्यवस्था की गई है कि आप यदि झंडा लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में वो झंडे अवेलेबल हैं और बहुत ही मार्जिनल कीमत पर अवेलेबल हैं। कोई भी जा करके पोस्ट ऑफिस से ले सकता है। और कई सामाजिक संस्थाएं निःशुल्क बांटने का काम भी कर रही हैं, झंडा बांटने का काम कर रही हैं। तो एक उत्साह का माहौल पूरे देश में बना हुआ इस बार दिखाई पड़ रहा है। और तिरंगे के प्रति उसके सम्मान जो है, उसकी शान जो है, उसके प्रति लोगों का जो उत्साह है, उमंग लोगों के अंदर जो है, वो देखते ही बनती है इस समय देश में। खेलों की अगर हम बात करें देवेंद्र जी, मैं पुनः आप पे आता हूं, तो राष्ट्रमंडल खेलों की आपने बात की। बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, पदक तालिका में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बदल सकती है? निश्चित तौर पे आज एक समय था, पदक तालिका में हम लोग देखते थे कि कब बढ़ेंगे, एक कांस्य से संतोष कर लेते थे। बिल्कुल, तो वो समय था। लेकिन अब समय बहुत टेक्नोलॉजी के साथ साथ और जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है इस समय, सबसे बड़ी चीज़ है जो सपोर्ट खिलाड़ियों को नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन कि अगर उनको साधन संसाधन, अगर प्रैक्टिस के भी जो चीज़ यहाँ नहीं है तो उनको फॉरेन विदेशों में भी जहाँ उपलब्ध है वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जी। तो उसी का ही एक परिणाम, मतलब रिजल्ट का आप ये कहेंगे कि जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें गवर्नमेंट की जो भागीदारी है वास्तव में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उनके ही माध्यम से आज जो खेल हमारा ऊंचाई में जा रहा है जी। और आज हम लोग देखिए कितने मेडल्स में पहुंच गए, 22 हम गोल्ड मेडल आज लेके तालिका में हैं। बिल्कुल। और चौथे नंबर पे है अभी सारे उसमें। और टोटल आई थिंक 61-62 मेडल्स हमारे पास आ गए हैं कॉमनवेल्थ में। तो वास्तव में ये आने वाले ओलंपिक्स के लिए ये हमारी एक तैयारी, इसको हम समझेंगे जी, क्योंकि ये हमारी तैयारी ओलंपिक्स में हमें और अच्छे रिजल्ट देगी। और पूरा टारगेट ओलंपिक होना चाहिए आगे का। ओलंपिक्स में हम लोग जितने ज़्यादा मेडल लाएंगे वो एक अपने आप में एक मिसाल होगा हिंदुस्तान के लिए जी। और खिलाड़ी हमारे अच्छी मेहनत करके आज गए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट भी आ रहे हैं जी। तो आप कह रहे हैं कि संसाधन जो हैं बड़े हैं। आप जब तुलना करते हैं अपने समय की तो क्या पाते हैं? देखिए, वो समय में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। आज सारा खेल का सिनारियो ही बदल गया है। और पहले की जो प्रैक्टिस होती थी वो डिफरेंट होती थी, जो हम लोग को अभ्यास ग्राउंड पे कराए जाते थे वो उस समय का अभ्यास अलग होता था। और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई जी। पहले तो दौड़ता था आदमी, वार्म अप कर लेता था, लेकिन आज सारे जूते नहीं होते थे। जूते नहीं होते थे उस समय। आदमी पीटी शू में खेलता था, जो टेनिस के एक जूते आते थे उसमें आदमी खेल लेता था। और इवन कि जब आपने देखा होगा पहला जब हम लोग 47 उस समय जब हिंदुस्तान की टीमें खेल रही थी तो तब नंगे पैर खेला करती थी, वो भी एक समय था। और उस समय भी हमारी हिंदुस्तान की टीम ओलंपिक में थी उस समय, लेकिन जूते नहीं थे तो उस वजह से वो जा नहीं पाई, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो ऑर्गेनाइज कर रहा था जो कंट्री उसको, तो उनकी कंडीशन में हम लोग फुलफिल नहीं किए। तो आज हम लोग बहुत चीज़ों में आगे निकल गए। आज साधन संसाधन सारी चीज़ों के हमको, जो हमारे खिलाड़ी हैं जो उनको सारी सुविधाएं सरकार दे रही है जी। तो ये अगर चलता, इससे और ज़्यादा रिजल्ट आएंगे आगे जी। तो भविष्य में देखने वाली बात ये होगी कि जज्बा, जैसा कि देवेंद्र जी बता रहे हैं, उस वक्त भी था और आज भी है, लेकिन संसाधनों के चलते जिस तरह से उन्नति भारत ने की है तो उस लिहाज से हम आगे, निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो खेल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो आज भारत कहीं भी पिछड़ता नज़र नहीं आ रहा है। और इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए शायद हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। तो शायद इसीलिए कर रहे हैं, ये संकल्प हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सारे लोग इस संकल्प से जुड़ें और ये जज्बा हर दिल में हो, हर व्यक्ति अपने आप को देश से जुड़ा हुआ पाए, वो किसी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो। इसके अलावा वो केवल और केवल भारत की बात करे, भारत को आगे बढ़ाने की बात करे। शायद यही मकसद है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का, जब हम 75 साल पूरे कर चुके हैं। मुन्नी टोलिया जी, आप
मैं दोबारा कहूँगा कि नेहरू युवा कल्याण केंद्र से आती हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो आज़ादी में हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है और हर कालखंड में, इतिहास के हर कालखंड में ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं, उनके जो कार्य होते हैं उनका एक तरह से कह लीजिए कि उसकी पहचान उनको मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अनसंग हीरोज़ की तरह रह जाते हैं, गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। आज़ादी की इस लड़ाई में हमने कई बार ऐसा देखा और कई उदाहरण ऐसे निकल कर के आए कि जहां पर लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन उसके बावजूद वो गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए, उनके बलिदान को रिकग्नाइज करने के लिए आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी, नेहरू युवा केंद्र से जैसा कि सारी गतिविधियां हो ही रही है, रैलियां निकाली जा रही, मीटिंग करी जा रही है और गांव-गांव में हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से हम स्वयं भी जा कर के ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आज़ाद देश के लिए जो गुमनामी के अंधेरों में, गुमनामी के अंधेरों में रहे, वो कोई छूटे हो तो उनको भी हमने चिन्हित करना है और उनकी स्टोरी लिखनी है कि हम लोग ये गुमनाम रहे हैं तो इनको आगे मतलब दिल्ली तक नाम दिया जाए, जिससे सभी तक उनका नाम दिया जाए। एक स्टोरी, एक कहानी लिख के कहानी के माध्यम से दी जा रही है। अभी तक तो देहरादून में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन अन्य स्टेट में जानकारी मिल रही है कि कई जो है गुमनाम नायक हैं, उनका नाम अभी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वो छूट गए किसी कारणवश। तो नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी लगातार जैसे जन जागरण अभियान में नंबर 1 तो हर घर तिरंगा फहराना ही है 13 से 15 तक। उसके अलावा ये गुमनाम जो वो रहे, नायक रहे, उनको चिन्हित करके और उनको आगे नाम देना, पहचान करनी है। और तीसरा है कि सोशल मीडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन अधिक से अधिक हमारा प्रयास है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग जानकारी दें। तो यही तो इस कार्यक्रम के लिए जैसा कि आपने बताया कि जो नायक, आज़ादी के नायक गुमनामी में खो गए हैं, उनको चिन्हित करने का, उनको पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। तो युवा कल्याण मंत्रालय की इसमें क्या भूमिका है, वो कहाँ से ये आप लोगों को प्रेरणा मिली? ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र संगठन चल रहा है। पूरे भारत के 623 जिलों में नेहरू युवा केंद्र ऑफिस है। तो सारे प्रत्येक जिले में अभी इसी कार्य को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रत्येक स्टेट के राज्य निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक या जिले के जिला युवा अधिकारी, हमारे वॉलंटियर और यूथ क्लब तक सभी लोग लगे हैं कि इस अभियान को सफल बनाएं। जी। तो बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को पहचान दिलाने की जिनकी पहचान कहीं खो गई है, और उन्होंने भी लगभग उन सेनानियों की तरह काम किया जिनको आज हम जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में। देवेंद्र जी, जब हम खेलों की बात करते हैं और विशेषतर हम जब अपने देश में खेलों की बात करते हैं, तो खेल संघ जो हैं, इनकी भूमिकाओं पर थोड़ा सा लोग शंकित रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं में क्या इसके लिए कोई द्वेष या किसी प्रकार की शंका युवाओं के मन में रहती है? देखिए, खेल संघ की भी अपनी एक जिम्मेवारी होती है जी। अगर कोई किसी चीज़ की अगर एक एफिलेटेड बॉडी है, एक यूनिट है, तो उनकी जो जिम्मेवारी है कि भाई उनको खिलाड़ियों को तराशना उनका पहला काम है जी। क्योंकि सारी चीज़ में सरकार तो इन्वॉल्व होगी नहीं जी। कुछ जिम्मेवारी उनको भी अपनी तय करनी चाहिए। और जो एक शेड्यूल है पूरे साल भर का, एक कैलेंडर हो जिसमें उन बच्चों के लिए हो, ग्रास रूट लेवल में छोटे बच्चों को तराशने का काम हो जी। कैसे हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एसोसिएशन के ही माध्यम से हो सकती है, क्योंकि एक वो यूनिट होती है ऑल इंडिया से संपर्क में एफिलेटेड यूनिट होती है, तो सारी ऑलमोस्ट सारे खेल उन्हीं को कराने होते हैं जी। सरकार तो उनको मदद करती है, लेकिन मदद के साथ कहाँ पे उनको लगता है हमारे पास
प्रतिभाएं हैं, किस प्रदेश के किस ज़िले में, किस ब्लॉक में, कहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, कहाँ हमारे पास टैलेंट कहाँ छुपा हुआ है जी। तो उसके लिए अगर एसोसिएशन अपना आउट स्टेप अपने बाहर आके काम करे तो हमें टैलेंट मिल सकता है, अच्छा टैलेंट मिल सकता है। मतलब खेल संघ की भूमिका आप इसमें देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। अभी देखिए आप, अभी नई खेल नीति लागू हुई है, उत्तराखंड सरकार ने एक नीति लागू की है, खेल नीति। तो उसमें उन बच्चों के लिए भी एक राशि तय की गई है जो मतलब उनको एक छात्रवृत्ति के तौर पे, स्कॉलरशिप के तौर पे वो राशि दी जा रही है जी। और उन बच्चों को तराशा जा रहा है जी। मतलब उत्तराखंड के हर जिले में मतलब आजकल हो ही रहे हैं, बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए जी। तो उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको वो छात्रवृत्ति उन टैलेंट बच्चों को दी जाएगी। उसमें छोटे एज ग्रुप से लेकर मिडिल एज ग्रुप तक उन बच्चों के लिए है और ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। और बाकी सरकार अभी इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक खेल से संबंधित एक सभी खेल के सारे लोगों को बैठाकर एक बैठक की जिसमें सारे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी सभी लोग इन्वॉल्व थे। तो वो एक अनूठा पहल था उनकी, वो जो बैठक थी उसमें सबके विचार लिए गए जी कि कैसे हम खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं उत्तराखंड को। 2025 में जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तराखंड एक आदर्श प्रदेश बने देश का जी, तो हम चाहते हैं कि खेलों में भी क्यों ना हम आगे आए जी। तो उसी को लेके एक रोड मैप कैसे बनाया जा सकता है, हम कैसे खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पे हम साधन संसाधन जहाँ पे कम हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं जी। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा लद्दाख में एक स्टेडियम बना है जी, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं था, आज स्टेडियम बना है तो अपना आप खिलाड़ी आ गया। बिल्कुल, जब आपके पास सुविधा होंगी तो खिलाड़ी निश्चित तौर पे मैदान पे दिखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारा पहाड़ी राज्य है और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हर जगह आपको घास नहीं मिल सकती मैदान के अंदर, थोड़ा उबड़ खाबड़ अनइवन होगा, ये होगा। तो उसके लिए अगर योजनाबद्ध तरीके से सरकार के पास अपनी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करे, टर्फ बनाए जाए, निश्चित तौर पे हम लोग को वहाँ पे हम टर्फ का यूज़ कर सकते हैं जी। आजकल क्या है, विदेशों में आप देखेंगे सारी जगह ऑलमोस्ट सब जगह टर्फ ही है जी। क्योंकि अगर हम कहते हैं ग्रास नहीं हो रही है और पानी की उसको रोचिए, उसकी मेंटेनेंस अलग चाहिए, लेकिन एक बार टर्फ आप लगा दोगे तो एटलीस्ट 10-12 साल तक आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की जी। और आजकल तो टर्फ इजीली प्राइवेटली लोग लगा ही दे रहे हैं। बिल्कुल, सरकार चाहे तो हर जगह जहाँ पे ये चीज़ की सुविधा नहीं हो पा रही मैदान की उस तरह की, हमारे पास रांची का एक स्टेडियम है पौड़ी में जी, जो हाई एल्टीट्यूड में जिसे माना जाता है, उसको भी इसी तरह से अगर यूटिलाइज़ करके एक बढ़िया सा वहाँ पे एक मैदान टाइप का बना के उसको, तो निश्चित तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितने भी कंडीशन कैंप होंगे तो उत्तराखंड में ही होंगे जी। वो एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा कंडीशनिंग के लिए। तो इस तरह का है, कुछ चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट का भी विचार में है कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने तरीके से लगी हुई है कि कैसे हम उत्तराखंड को मतलब खेल में भी अग्रणी बनाएं, अच्छा बनाएं जी। और टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। तो ये है कि ग्राउंड रूट लेवल पे जो है, ग्रास रूट लेवल पे जा करके प्रतिभाओं को तलाशना होगा, उन्हें निखारना होगा और तभी हम उनके अंदर जो है वो खेल की प्रतिभा जो छुपी हुई है उसको तराश सकेंगे, निखार सकेंगे और साथ ही उनके अंदर जो देश प्रेम का जज्बा है उसको और आगे हम ले जा सकते हैं। देखिए आज लक्ष्य सेन को देखिए आप, अल्मोड़ा से उठ के जी, आज देखिए कितने अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। बिल्कुल, वो इसलिए कि उसकी मेहनत थी, वो लगन थी। मैं तो सभी पेरेंट्स से कहता हूँ बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर आप खिलाइए, क्योंकि आज के ज़माने में जो मोबाइल आ गया जो हाथ में, मोबाइल की वजह से जो इम्पैक्ट बच्चों में पड़ रहा है वो मैदान से दूर और मोबाइल पर ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं जी। तो अगर उनको मोबाइल से दूर और मैदान पर अगर कनेक्ट रखेंगे तो बच्चा स्वस्थ भी रहेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और अगर वो खेले, थोड़ा थोड़ा भी खेले तो वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा करेगा अगर वो फिट होगा, स्वस्थ होगा तो। जी। अगर स्वस्थ होगा तो पढ़ाई में भी अव्वल होगा, अगर खेल में ही उसको आप डाल लें तो खेल में फिर वो अपने को स्थापित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ह्यूमन बीइंग, जिसे हम ट्रू ह्यूमन बीइंग कहते हैं, बिल्कुल उसकी तरह निखर के आएगा। बिल्कुल जी। मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसमें हर घर तिरंगा के अतिरिक्त
आप लोग और कौन कौन से कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा का लक्ष्य है, जी। तो हम लोगों ने एक स्वच्छता पखवाड़ा भी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हर साल मनाते हैं ये स्वच्छता पखवाड़ा। तो उसी के अंतर्गत हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं, रैलियां निकालते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे पेंटिंग है, चित्रकला, ये भाषण प्रतियोगिता है, आदि गतिविधियों को भी करते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ में आज़ादी का अमृत महोत्सव को जरूर जोड़ रहे हैं और तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को जोड़ते हुए जा रहे हैं कि और इससे हर एक जनमानस में एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना को उजागर कर रहे हैं। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, जैसे भी आदमी हो, मतलब सबके मन में एक देशभक्ति की भावना को प्रेरित कर रहे हैं। जी। तो क्या इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा देवेंद्र जी कि इस तरह के कार्यक्रम जो खेल संघ हैं या वो भी आयोजित कर रहे हैं? जैसे मेरी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि हम भी स्वच्छता पे और बाकी चीज़ों पे, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं। निश्चित तौर पे संघों को भी करना चाहिए, सबको आगे बढ़ चढ़ के, ये कोई व्यक्तिगत का वैसा कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो एक देशभक्ति है। बिल्कुल। और इस देशभक्ति के लिए अगर सबको आगे आना चाहिए और उनको अपना 100% इस चीज़ में दिखाना चाहिए कि भाई एक भावना लोगों को, जिनको जागृत करना है, जागृति भी करें। बिल्कुल। और लोगों को बताएं भाई हर घर तिरंगा, आज ये इतना बढ़िया हर घर तिरंगा से लोगों के, मेरे को ही कितने लोगों ने कहा कि सर वो झंडा चाहिए, तो मैंने अपनी गाड़ी में ही कम से कम 50 झंडे रखे हुए हैं जी। तो मैं भी चाहता हूँ कि जिनको ज़रूरतमंद लोगों को अगर हम दे सकते हैं तो हर घर में हम तिरंगा फहराने के लिए हम पहले आगे खड़े होंगे। बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि युवाओं को अगर हम और आगे ले जाना चाहते हैं खेलों के लिए, आप चूँकि इतना अनुभव आपका है, इतनी बार आप नेशनल टीम में खेल चुके हैं और नेशनल खेल चुके हैं, तो युवाओं को और अधिक खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, वही मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज हो गया है जी। तो उसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं कि आज की डेट में हर खेल का जो प्रैक्टिस का सिनारियो है या कोचिंग का सिनारियो है बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पहले ज़माने का था वो आज बिल्कुल, मैं अभी पहले यही बात कही थी मैंने। और उसके लिए अगर मैं भी चाहता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले इसमें जी। तो हम उत्तराखंड के अंदर तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि हम आने वाले समय पे उत्तराखंड से ज़्यादा हमारे देश में की टीम में खिलाड़ी खेलेंगे जी। और जो मूलभूत सुविधाएं जहाँ पे हम कर सकते हैं, कहाँ क्या कमी है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये सारी चीज़ें जी। वैसे तो जिम्मेवारी कुछ एक संदेश अगर आप मैडम आप देना चाहें हमारे लोगों को, हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, एक संदेश अगर आप आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, इस पर आप एक मैसेज अगर देना चाहें, संदेश। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये 13 से 15 तारीख को हर घर तिरंगा अवश्य लहराएं, क्योंकि आज हमें मौका मिला है उन वीर शहीदों को और उन स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने का, जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अवश्य हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करें और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। जी। देवेंद्र जी, आप भी अगर हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि ये एक अवसर हम लोग को एक उत्सव के तौर पे मनाने का है जी। और हर घर तिरंगा, जिससे हम अपनी एक देशभक्ति लोगों के सामने, हमें एकजुट होके अपनी एक भक्ति का परिचय भी देना, एक ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो मैं सभी से चाहूँगा, सभी लोग अपने अपने घरों पे तिरंगा जरूर लगाएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को एकदम उत्सव के रूप में मनाएं। देवेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, मुनि टोलिया जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी जानकारी दी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं और किस तरह से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।
तो ये था हमारा आज का जीवन शैली का अंक, जिसमें हमने बात की आज़ादी के अमृत महोत्सव की और साथ ही उस संकल्प की जिसमें प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लहराने की बात की है। अगले अंक में नए विषय के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।